हो जाए। हाँ, यस बिल्कुल ठीक है जी। आपका इसमें एक्सल बढ़ गया है तो आपका करंट और कम हो जाएगा, तो जो बल्ब है वो डिमर हो जाएगा। ओके, चलो सेकंड पार्ट भी हो गया आपका। नेक्स्ट 109। ओके, 109 में है कि एक मिनट, थोड़ा और तो कर ले। क्वेश्चन नंबर 109। The output EMF of AC generator is 10 sin 100 pi t। तो आपको आउटपुट ईएमएफ दिया हुआ है। AC generator is connected to the following circuit elements individually: 100 ohm resistor, 10 microfarad capacitor, 10 millihenry inductor। Find the instantaneous voltage and current through each one of them। ओके, तो AC को बारी बारी से पहले आर के साथ लगाया है, ठीक है। देखो, एसी सोर्स के साथ को पहले हम लगाया है आर के साथ, फिर लगाया है हमने इंडक्टर के साथ, फिर लगाया हमने कैपेसिटर के साथ, ऐसे कर दिया जी, ठीक है। अभी तो ई की हमने वैल्यू दी हुई है। आपको क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है और करंट निकालना है सब में से। ओके भी, ओके। तो वोल्टेज तो चलो, वोल्टेज तो तुम्हारा हो ही होगा तुम्हारा। पहले करंट निकालते हैं इसमें से। देखो भी, पहले निकालते हैं फर्स्ट केस में से। ये फर्स्ट केस हमारे जब रेजिस्टर लगाया हमने, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला जो होगा वो होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्या होगा भी? वी बाय आर। वी आपका कितना दिया हुआ है? 10 sin 100 पाई टी। और रेजिस्टेंस कितना दिया हमें? 100 ओम। 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये जीरो कट गया। तो करंट विल बी 0.1 sin 100 पाई टी। लो भी, हमारा पहला पार्ट आ गया जी इसका। ओके भी, करंट आ गया हमारा। अब बी पार्ट। बी पार्ट निकालना किसमें से निकालना हमने? कैपेसिटर में से निकालना, ठीक है भाई। अब उसके आसपास भी वोल्टेज हमारा सेम दिया हुआ है, 100 sin 5t, राइट। लेकिन करंट के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो आएगा V बाय आर। अब आर की जगह यहाँ आएगा एक्सएल आएगा, क्योंकि सॉरी एक्ससी आएगा, क्योंकि कैपेसिटर है। अब जो एक्ससी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ओमेगा, क्या कर रहा हूँ मैं? इट विल बी 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी। तो ये आ जाएगा V × ओमेगा सी। तो करंट थ्रू कैपेसिटर जो है वो आ जाएगा V, हमें कितना दिया है? V हमारा है 10 sin 100 पाई टी इंटू, कुछ भी तो ओमेगा कहाँ से आएगा? ओमेगा तो दिया ही नहीं हुआ। दिया ओमेगा? सर वो 100 पाई आएगा ओमेगा, क्योंकि 10 साइन हाँ, ये है देखो वो अभी साइन इसी। के अंदर जो दिया ना, ये ओमेगा टी है, तो ओमेगा 100 पाई दिया हुआ है। तो ओमेगा इज 100 पाई। इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोफेरेड। 10 × 10⁻⁻6। सॉल्व करो भी इसको, कितना आएगा बताओ? ये 10, 100 और 10, 4 जीरो हो गए। 4 जीरो में से दो रह गए। अब ये आ गया हमारे पास पाई साइन, नहीं पाई नहीं, 10⁻⁻2। पाई/100 आ गया सीधे यार। पाई/100 लिख दो यहाँ पर। तो ये आएगा हमारे पास पाई/100 साइन 100 पाई टी। लो भी, ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट, आई सी। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। अब निकालना है इंडक्टर में से, निकालना है आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से वो भी कर लोगे, आप लोग कर लोगे यार। सर वही एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा लगा देंगे। हाँ, ओके। तो उसमें ओमेगा लगा देना, तो आंसर आ जाएगा। आगे समझ? ठीक है। लेकिन एक पंगा है इसमें यार, गड़बड़ हुआ हमारा यार। गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ क्या हुआ है?
वो उन्होंने क्वेश्चन में वोल्टेज भी पूछा यार। तीनों में वोल्टेज मैंने सेम ले लिया, जबकि वोल्टेज तो करंट से आगे होता है। वोल्टेज तो करंट से आगे होता है। हाँ, समझ गया गड़बड़ है। कुछ भी बता, कहाँ गड़बड़ हुई हमारी? बता गड़बड़ कहाँ हुई। वो कैपेसिटर वाले में और इंडक्टर वाले में पाई को कुछ करना था। हाँ, मेरी बात सुनो, अगर आपको याद हो एलसीएम सर्किट में रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेस में होता है, तो दोनों का सेम आ गया, वो मेरा बिल्कुल ठीक है। पहला वाला जो पार्ट है मेरा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। वोल्टेज और करंट दोनों का जो है वो सेम इक्वेशन बनेगी, लेकिन कैपेसिटर वाले में वोल्टेज अगर है 100 पाई टी, तो करंट में क्या करना पड़ेगा आपको? कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से आगे होता है, तो हमें इसमें पाई/2 क्या करना पड़ेगा? ऐड। हाँ, ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड नहीं किया मैंने। चलो, हल्का सा चेंज यहाँ करना बस। यहाँ पर पाई/2 कर देना बस। खत्म। हमारा आंसर ठीक हो गया। और कैपेसिटर वाले में क्या होगा? गगन, क्या करना उसमें? फाइबर। सर उसमें माइनस ही कर देंगे, दैट्स इट। करना सेम ही है, उसमें माइनस कर देना, क्योंकि ठीक है अभी। उसमें फिर करंट है। हाँ, तो ये थोड़ी गड़बड़ हो गई थी हमारी, ठीक है ना, अब ठीक हो गया सबसे है। वोल्ट करंट, हाँ जी। हाँ, उसमें भी ठीक है ना, उसमें जो फॉर्मूला लगेगा मैं बता देता हूँ। इंडक्टर वाले में फॉर्मूला लगेगा V/ओमेगा सर एक बार एल। रिपीट कर दो। हाँ जी। एक बार रिपीट कर दो सर। कौन सा पार्ट बोलना? सर यही वाला जो इसमें जो फॉर्मूला यूज कर रहे नहीं, रेजिस्टेंस वाला ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट? हैं, सी पार्ट सर। सी पार्ट लो, मैं क्लियर करके बताया तो देखो भी। अब हमने करंट निकालना है इंडक्टर में से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा? V/XL होगा, राइट। वोल्टेज हमारा कितना है? 100 sin 100 पाई टी। ठीक है अभी। अब करंट यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें -पाई/2 करना पड़ेगा, आगे समझ। क्योंकि इंडक्टर में जो करंट है वोल्टेज से पाई/2 पीछे होता है। अगर आपको फेजर डायग्राम याद है तो देखो, इंडक्टर में ऐसा होता है, VR। ठीक है, सॉरी, रेजिस्टेंस में, इंडक्टर में जो है VL इधर होता है और इसमें आपका VC पीछे होता है, आगे समझ। ठीक है। यस सर। हाँ, तो वो यूज करना है। एक्स की वैल्यू पुट कर देना, एक्सएल की वैल्यू जो भी दिया वो पुट कर देना आपने, ओके। यहाँ पर ओमेगा एल पुट कर देना। ओके। लो भी, ये भी हो गया। नेक्स्ट, 110। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन आर टू एसी सर्किट, ईच कनेक्टेड टू आइडेंटिकल पावर सोर्सेज। दोनों में पावर सोर्स सेम है, एक में आरसी सर्किट है, दूसरे में आरएल सर्किट है। तो एसी सोर्स इज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन बोथ सर्किट, ओमेगा दोनों में सेम है इनिशियली। इनिशियली दोनों में क्या है? सेम है, ओके। तो बोल रहा है कि इफ फ्रीक्वेंसी इज चेंज टू ओमेगा/3, फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, तो पहले हमें बता दो फॉर्मूला दोनों का। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, XC का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C। तो अब ये बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा/3 कर दिया तो दोनों में से किसका एक्स कम हो जाएगा? एक्सेल। XL का, और XC का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट। क्योंकि वो 3 ऊपर चले जाएगा, ओके। तो बोल रहा है कि इफ फ्रीक्वेंसी चेंज टू ओमेगा/3 मेंटेनिंग द सेम वोल्टेज, द करंट इन द सर्किट इज हाफ्ड, वेरएस करंट इन सर्किट 2 इज डबल्ड। तो बोल रहा है कि पहले वाले में हाफ हो गया, दूसरे वाले में क्या हो गया? डबल हो गया जी करंट, है ना। तो डिटरमिन द इनिशियल रेशियो ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन 1 टू इंडक्टिव रिएक्टेंस इन 2, दैट इज व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोथ वाज ओमेगा। तो आपने निकालना क्या? आपको निकालना है XC और XL का रेशियो निकालना है, जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगा, राइट। ओके। अब
करंट उन्होंने दिया है कि फर्स्ट वाले में हाफ हो गया ना। चलो एक काम करते हैं, पहले हम करंट का ही वैल्यू निकालते हैं। ओके, देखो भी, इस सर्किट के लिए, पहले सर्किट के लिए मैं निकाल रहा हूं करंट की वैल्यू। तो करंट का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्या होता है, वी बाय आर। तो वी बाय आर यहाँ आएगा जेड, क्योंकि दो लगे हुए इम्पिडेंस आएगा जी। तो ये आ जाएगा वी बाय अंडर रूट आर स्क्र प्लस एक्स सी का स्क्र। ठीक है भी, तो ये आ गया आई इक्वल टू वी बाय अंडर रूट आर स्क्र प्लस एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर होता है। ओके जी, ये आ गया जी आपका। ओके, ये फर्स्ट हो गया, ये इनिशियल करंट था। लेकिन सेकंड केस में क्या किया, जब ओमेगा को 1/ओमेगा/3 कर दिया तो करंट हाफ हो गया। तो इसी का मैं पहले सर्किट का दूसरा इक्वेशन भी लिख रहा हूं। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, करंट हाफ हो गया कब, जब ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा/3। तो यहां पर ओमेगा/3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3/ओमेगा/c हो जाएगा जी। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया, नहीं क्लियर मैं दोबारा पूछ लो। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि जब ओमेगा ओमेगा/3 हो जाएगा तो करंट हाफ हो गया फर्स्ट सर्किट में, तो मैंने वो इक्वेशन भी बना दी। ओके, अभी निकालना क्या है इसमें अब यार, एक्सी निकालना है यहां से। एक्सी की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। हम्म, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाएगा यार। चलो आई की वैल्यू पुट करते हैं। चलो एक काम करो भी, ये वाली आई की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्वेश्चन लंबा होने वाला भैया। तो ये आ जाएगा V/2, है ना, V/2 अंडर रूट आर स्क्र प्लस 1/ओमेगा/c का होल स्क्र। बताना पड़ेगा भाई, 2 मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, करंट की वैल्यू यहाँ से मैं इस वाले में से ए वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, आई की वैल्यू ये आ गया इक्वल टू V/√R² प्लस 3/ओमेगा/c का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी मैंने। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा भैया, वी से वी कैंसिल हो गया। नाउ क्या करें, स्केलिंग, स्केलिंग परसेंट करो, ये आ जाएगा 1/4, या ऊपर ले जाओ इसको यार, ऊपर ले जाओ, स्केलिंग एंड ऊपर ले जाओ इसको, ये आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा R² प्लस 3/ओमेगा/c होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का 4 बन जाएगा, 4 × R² प्लस 1/ओमेगा/c का होल स्क्वायर। ये ऐसे आ गया। ये स्टेप सबको क्लियर हुआ। ओके, अब ये बन जाएगा R² प्लस, मुझे 1/ओमेगा/c रखना है यार, क्योंकि वो XC है मेरा। तो इसके बाद 3XC कर देता हूँ, 3XC का स्क्वायर। ये ठीक है, ऐसे लिखूंगा, चेंज क्यों किया मैंने फिर, यार 4x² प्लस XC का स्क्वायर। नाउ इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 9XC - 4XC, कितना आ जाएगा, 5XC। 5XC² इक्वल टू 4R² - R² 3R²। तो मेरे पास XC की वैल्यू आ जाएगी √3/5R। हम्म, सर ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना? हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया भैया मैंने, XC की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ R। अब सेम स्टेप मुझे रिपीट करना पड़ेगा एक्सेल के लिए भैया। ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया भैया। से हम्म, तो टाइम लग जाएगा बहुत। टाइम लग जाएगा लेकिन हो तो जाएगा, है ना। फिर उनको रेशो लेना है ना, उनका फिर रेशो ले लेना आपने, या किसी को नहीं समझ आया स्टेप दोबारा पूछ लो मुझे। ठीक है ना, मैं फिर भी कर देता हूँ, आई विल डू इट। ठीक है, मैं उसका भी करने वाला, ब्लू पेन से कर रहा हूँ मैं उसके लिए, सेकंड सर्किट के लिए। ठीक है,
सेकेंड सर्किट के लिए पहली इक्वेशन गगन बता क्या बनेगी? आई इक्वल टू क्या बनेगा बता? वी बाय सर अंडर आर हो रूट जाएगा। आर स्क्वायर जेड प्लस अंडर रूट आर से एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल का स्क्वायर आ जाएगा। मैं अब ना एक्सएल की जगह ओमेगा नहीं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पुट करना पड़ेगा यार, क्योंकि वो उस पर 3 बाय कैसे करूंगा ना, ये भी बड़ा पंगा है यार। चलो कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी गगन? सेकंड इक्वेशन करंट क्या हो गया था दूसरे में? डबल है ना। 2i इक्वल टू क्या आएगा? वी अपॉन अंडर रूट आर अंडर स्क्वायर रूट प्लस आर स्क्वायर प्लस प्लस एक्सएल का हो ओमेगा जाएगा। बाय 3 एल का होल स्क्वायर है ना। हम्म। हाँ जी सर। अब फिर से आई की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी पड़ेगी है ना। फिर वही स्टेप, यार ये क्वेश्चन करके देखना यार, हो जाएगा ठीक है। इसको सॉल्व करना अपने आप। एक काम करो, मैं ये आप देख तो लिया आपने, मैं इसको बता रहा हूँ कैपेसिटर वाले को, इसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस वाले को बता रहा हूँ, हमारा आंसर तो आ ही गया है ना, इसको क्यों रुकना फिर। यस वेट, मेरे को सॉल्व करता है इसको, मैं मुझे नंबर को। तो मैं अभी ये वाला मिटा रहा हूँ मैं। अब इंडक्टर का सॉल्व करता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसका आंसर हमें आ गया, हमारे पास आंसर क्या आया? √3/5 5 है ना। अब इंडक्टर सॉल्व करते हैं, इंडक्टर का जो है, रुको जरा आप। अब वैल्यू पुट करते हैं इंडक्टर की, आई की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2 × V/√R² प्लस एक्स एल का स्क्वायर। इसको मैं एक्सल दोबारा से एक्सल लिख दिया मैंने, ठीक है। इक्वल टू आ जाएगा V/√R² प्लस ओमेगा एल एक्सल हो गया, तो ये आ जाएगा XL/9 का हो 9, ये आ जाएगा। गगन ठीक लिखा मैंने? हाँ जी सर। ओके। अब ये V से भी कट गया, फिर क्रॉस फिर मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो 4 टाइम्स स्केयरिंग भी करना, स्केयरिंग कर दो है ना। R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू उधर आ जाएगा एक्स R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ओके, अब ब्रैकेट खोल दो। 4R² माइनस R² आ जाएगा 3R²। उधर आ जाएगा एक्सएल स्क्वायर, बाहर आ जाओ, 1 - 1/9 आ जाएगा, राइट? नहीं, 1 - 4/9 आएगा है ना। ये आ गया 3R² इक्वल टू आ जाएगा एक्सएल स्क्वायर 5/9, ठीक है। ठीक है, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? सर ठीक है। हाँ ठीक है, कि गलत क्या है? एक दो मिनट दो मिनट यार। ये 4R² प्लस एक्सल, ये आ गया 9 आ गया, ठीक है, ये भी ठीक है, 9 आ गया। उधर आ गया R² प्लस एक्सल होल स्क्वायर, फिर ये आर उधर चले जाएगा तो 3R² आ गया। उधर एक्सल स्क्वायर था, कॉमन निकाल दिया, 1 - 4/9 आ गया। हाँ ठीक है ठीक है, तो 5/9, तो ये आ जाएगा 27। तो आर की वैल्यू, एक्सल की वैल्यू कितनी आई? एक्सल आ जाएगा 27/5 एक्सल का स्क्वायर, राइट? आर स्क्वायर, सॉरी, आर स्क्वायर है ना। तो एक्सल आ जाएगा 3/3 नहीं आएगा, सॉरी, 3√3 आएगा, 3√3/5 R। ठीक है, ओके। अब दोनों को डिवाइड कर दो, एक्स ही आ गया √3/5 अपॉन ये आ जाएगा 3√3/√5। आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, √5 कैंसिल हो गया, √3 भी आ गया, लो भी 1/3 आंसर आ गया जी। चेक करो इसका आंसर। खत्म, खत्म हो गया आपका। ये लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन काफी लंबा था, अभी अगर किसी को नहीं समझ आया मेरे, अब दोबारा करके देखो इसको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये।
सर, हाँ जी जसप्रीत। कल आपका 73 क्वेश्चन रह गया था, वो करवा दो। 73 क्वेश्चन रह गया था, 2 मिनट। चलो मैं वो मैंने रात को फटाफट 73 क्वेश्चन देते हैं। 73 क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन। ओके, ये आ गया ये ना। यस सर। ये हमारा हुआ नहीं था। सर, जो आपने वीडियो डाली थी, मैंने कल आप करा रहे थे, आपका रह गया था। ओके, ये मूड गुड़िया, तुम देखो कराने का पापा को। देखो भी, ये लिखा हुआ है कि अ करंट कैरिंग, ओके, सोलनॉइड ऑफ 50 टन्स पर सेंटीमीटर। ये फिर उड़ गया पेन मेरा, काम पे हाँ। अ करंट कैरिंग सोलनॉइड ऑफ 50 टन्स पर सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। फाइंड इंटेंसिटी एच एट द सेंटर ऑफ सोलनॉइड। तो मैंने बताया था कि इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो एम्पियर, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, यानी कि एन इंटू आई। तो एन आ जाएगा हमारा 50 पर सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करो मीटर में। तो कुछ भी कितना आएगा मीटर में बताओ। वो 15 × 10⁻²। माइनस क्यों होगा भैया, सेंटीमीटर है ना, उसको डिवाइड करके तो ऊपर नहीं चले जाएगा वो। सर यस, वो 5000 हो जाएगा। 100 इंटू आई कितना दिया हमको, इंटू 2। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई बता। 10⁻⁵ (4 एम्पियर पर मीटर). ये आ गया पहला पार्ट, भी समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है। ओके, सेकंड पार्ट देखो भी। सेकंड है आपका, a material P of magnetic susceptibility is introduced in the core of solenoid। तो solenoid में हमने ये मैग्नेटिक susceptibility जिसकी ये है वो डाल दिया हमने ये। तो पहले तो बताओ ये कि ये वैल्यू है XP 5/1000, बहुत स्मॉल वैल्यू है और पॉजिटिव भी है। किस मटेरियल है बता, कौन सा मटेरियल है, गर्म बता। हाँ, मैग्नेटिक। या पैरामैग्नेटिक का है, ठीक है अभी। डायमैग्नेटिक का स्मॉल एंड नेगेटिव होता है, पैरा का स्मॉल एंड पॉजिटिव होता है, फेरो का लार्ज एंड पॉजिटिव होता है। तो ये जो है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया जी। फाइंड द मैग्नेटाइजेशन डेवलप इन द कोर। ओ, एम में भी निकालना है। तो भैया साई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M/H। ओके, तो एम हमने निकालना है, एम हो गया साई इंटू एच। तो साई हमें दिया हुआ है 5 × 10⁻³ एच हम निकाल चुके हैं ऊपर। एच कितना निकाला था, एच कितना आया था अभी। टेन रेस 4। टेन 4, रेस टू हाँ। पर फोर है। तो एम आ गया हमारा 50, आगे समझ लो अभी। सर, एम भी आ गया जी। थ्री पार्ट, मटीरियल पी इज नाउ रिप्लेस बाय मटीरियल क्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 5 × 10⁻³ बताओ कौन सा मटीरियल है। मैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, बिकॉज इट इज हाई। ओके, पॉजिटिव एंड हाई, ये है फेरोमैग्नेटिक। तो ये भी हो गया जी। लास्ट पार्ट, मेंशन द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैज एम ग्रेटर देन एच। बताओ अभी कौन से मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है इन द एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड। बताओ अभी मैग्नेटिक में सर। कौन सा मटेरियल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है इन द एक्सटर्नल फील्ड। फेरोमैग्नेटिक। या फेरो। और कौन सा बहुत वीक बन जाता है। डाई मैग्नेटिक। ना ना ना, डायमैग्नेट तो यार वो तो वीक नहीं है ना, वो तो रिपेल करता है। पैरा ही आएगा पैरा आगे समझ। पैरा होएगा। हाँ पैरा आएगा। वीक बोला है ना, ऊपर नहीं बोला, रिपेल नहीं हो रहा है, ठीक है। पैरो एंड पैरा, लो भी डन। ये भी हो गया, दैट्स इट। सर एक बार ये बताना, परफेक्ट डाई मैग्नेटिक कौन सा होता है? कौन सा। परफेक्ट डाई मैग्नेटिक। 2 अच्छी तरह रिपेल हो जाए और क्या होगा।
अच्छा अच्छा। और क्या है ठीक ना, जो पूरी तरह उस पर रिपेल हो जाए, और क्या है ना, ठीक है सर। जिसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो वो पूरी तरह रिपेल हो जाए। क्लियर है? और एक और चीज, उसमें से बिल्कुल भी लाइंस नहीं जानी चाहिए, सारे लाइंस को एक्सपेल कर देगा, कोई भी लाइन पास नहीं होगी। देखना, आपकी बुक में जो मैंने है ना, आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। डायग्राम का कैसे दिया हुआ है? ऐसे दिया हुआ ना, है हाँ ना? जी ऐसे दिया हुआ, ऊपर लेकिन होता है। एक लाइन बीच में जाती है, राइट? हाँ लेकिन जी सर। अगर ये हो जाए परफेक्ट, तो क्या होगा मालूम है? वो जो कोई भी बीच में लाइन से पास लाइन नहीं होनी करेगी। चाहिए। हाँ, कोई भी लाइन पास नहीं करेगी। आगे समझ हाँ लो अभी। जी। ओके, चलो अभी मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, ठीक है? बाय बाय।